आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों गुप्त काल के बारे में। आज पढ़ने के लिए हमारे पास टॉपिक रहेगा गुप्ता पीरियड या गुप्त काल। और अगर हम गुप्त काल की बात करें तो फोर्थ सेंचुरी से यानी कि तीसरी और चौथी शताब्दी से 319 ईस्वी से लेकर लगभग सिक्स सेंचुरी 550 ईस्वी तक का जो पीरियड है दैट इज नोन एज गुप्ता पीरियड, वही कहलाता है गुप्त काल। उसी को हम गुप्ता पीरियड कहते हैं या गुप्त काल कहते हैं। इसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। और ये जो गुप्त साम्राज्य के शासक हुआ करते थे ये कभी कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सामंत का मतलब क्या है। बेसिकली क्या हुआ करता था, कुछ राजा तो अपने पास स्थायी सेना रखा करते थे जिनके पास खुद की सेना हुआ करती थी और उस सेना पर खुद का ही कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन कुछ राजा सेना नायकों की नियुक्ति किया करते थे, कुछ राजाओं के पास सेना नायक हुआ करते थे। और ये जो सेना नायक है, इन लोगों का काम हुआ करता था कि जब राजाओं को सेना की जरूरत होती थी युद्धों पर लड़ने के लिए या युद्ध में जाने के लिए, तो इन सेना नायकों से कांटेक्ट किया जाता था और यही सेना नायक अपनी सेना उन राजाओं को दिया करते थे और वो जाकर युद्ध लड़ा करते थे। तो कहने का मतलब इन्हीं लोगों को सामंत कहा जाता था। लेकिन ज्यादातर साम्राज्यों में क्या हुआ, धीरे धीरे राजा की शक्ति तो कमजोर हो गई, लेकिन उन्हीं के जो सामंत थे उन्होंने ही खुद को उस साम्राज्य से इंडिपेंडेंट करके एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी, जिसे हम एक नई डायनेस्टी या एक नए साम्राज्य के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब कुषाण वंश चल रहा था तो कुषाण वंश के ही शासनकाल में कुषाणों के सामंत हुआ करते थे ये लोग। लेकिन धीरे धीरे जब कुषाणों की शक्ति कमजोर हुई तो इन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसे हम गुप्त साम्राज्य या गुप्ता एम्पायर के नाम से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, गुप्ता पीरियड इज नोन एज फर्स्ट गोल्डन एरा और क्लासिकल एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लिखेंगे गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाहे बात हो लिटरेचर की, साहित्य की, चाहे बात हो स्थापत्य कला की, आर्किटेक्चर की, चाहे बात हो आर्ट एंड कल्चर कला और संस्कृति की, उसका एक्सट्रीम लेवल तक जो डेवलपमेंट देखने को मिला, संस्कृत भाषा का जो एक्सट्रीम लेवल तक डेवलपमेंट देखने को मिला, या संस्कृत साहित्य का जो एक्सट्रीम डेवलपमेंट देखने को मिला, वो हमें गुप्त काल में मिला, गुप्ता पीरियड में मिला। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि भारत के इतिहास का सबसे पहला क्लासिकी युग, सबसे पहला स्वर्णिम युग गुप्त काल था। हालांकि दूसरा गोल्डन एरा मुगल काल को माना जाता है, मुगल एरा को माना जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में जो सबसे पहला स्वर्ण काल आया वो गुप्त काल था। तो हम उसी गुप्त काल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए हम जानेंगे सबसे पहले उन सोर्सेज के बारे में, उन स्रोतों के बारे में जहां से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। और आप जानते हैं जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। इसीलिए सबसे पहले लिख लीजिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सबसे पहले लिख लीजिए पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत। और आप जानते हैं मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों में हम इंक्लूड करते हैं उन इंस्क्रिप्शंस को, उन अभिलेखों को जो हमें जानकारी देते हैं। जैसे सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला लिखिए मेहरौली पिलर एडिक्ट या मेहरौली स्तंभ लेख। दिल्ली में है मेहरौली, या आप जानते होंगे दिल्ली में एक जगह है मेहरौली जहां पर कुतुब मीनार है। वो बेसिकली मेहरौली नामक स्थान है और कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही एक लोहे का स्तंभ स्थापित है। इसकी खास बात यह है कि इसमें ऐसी धातुओं को मिश्रित किया गया है कि इसमें आज तक भी जंग नहीं लगा है। लगभग 1600 साल पुराना यह स्तंभ है। इसको मेहरौली स्तंभ लेख कहते हैं, जिसके ऊपर कुछ लेख लिखे हुए हैं और जो संबंधित है किसके, गुप्त वंश का सबसे महान राजा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ध्यान रखेंगे मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त सेकंड से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। सर शुरू शुरू में समझ नहीं आ रहा था पर अब सब समझ आने लगा है मेरे भाई। शुरू शुरू में आप मेरे से फैमिलियर नहीं थे ना, आपको मेरी काबिलियत पे शक था शुरू शुरू में। ऐसा होता ही है जब आप नया नया बैच में एडमिशन लेते हैं, जब आप नए नए आते हैं बैच में या नए नए किसी टीचर से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि यार पता नहीं यार ये आदमी क्या टाइम पास कर रहा है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस होता रहता है, टॉपिक्स होते रहते हैं, फिर हमें महानता समझ आने लगती है। फिर हमें समझ में आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से भी ज्यादा महान तो ये आदमी है जो उसके बारे में पढ़ा रहा है। कोई बात नहीं मेरे भाई दोस्त, मेरे सखा मित्र, देर आए पर दुरुस्त आए। बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं आप। सर एक डाउट था, अच्छा अगर 16 महाजनपद 600 बीसी पुराने हैं तो 16 महाजनपद 600 साल पुराने नहीं है या 600 बीसी के नहीं है, उनके बारे में जो उल्लेख हमें मिला है वो 600 बीसी का है, तो रामायण और महाभारत को 5000 और 7000 साल पुराना क्यों माना जाता है? मेरे भाई भारत का इतिहास रामायण और महाभारत को हिंदू धर्म के दो महाकाव्य मानता है, दो एपिक्स मानता है। हमें ना तो इतिहास में रामायण की कहानी पढ़नी है ना ही महाभारत की। हमें तो सिर्फ और सिर्फ रामायण और महाभारत को क्या मानना है, सिर्फ और सिर्फ महाकाव्य मानना है, एपिक्स मानना है, लिटरेरी सोर्सेज मानना है। अब ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि रामायण महाभारत कब हुई थी, मैं इस बात का दावा कैसे कर सकता हूं? जब बड़े बड़े इतिहासकार इस बात का दावा नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता हूं? समझ गए बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, परेशान ना होइए। मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में है भाई, मेहरौली में है। और ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है ये। इसके बाद दूसरा लिखेंगे पुणे कॉपर एडिक्ट, पुणे कॉपर एडिक्ट या हिंदी में लिखेंगे पूना ताम्रलेख, जिसको लिखवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय की ही बेटी ने। याद कीजिए पिछली क्लास में जब हम वाकाटक वंश पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से हुआ था जिसका नाम क्या था, प्रभावती गुप्त। तो इसको किसने लिखवाया? प्रभावती ने लिखवाया। हेलो सर, आपका स्टैटिक जीके का बैच कब आएगा? मेरे भाई 7 मई से 7th ऑफ मई, एक हफ्ता रुकिए बस, एक हफ्ते में स्टैटिक जीके का बैच आपको मिल जाएगा। प्रभावती से संबंधित है पूना ताम्रलेख। अगला लिखेंगे प्रयाग पिलर एडिक्ट या हिंदी में लिखेंगे प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग पिलर एडिक्ट या प्रयाग। सर एक मेहरौली यूपी में है जहां से मैं हूं। अच्छा तो जरा मुझे बताइए आपके वाले मेहरौली में कोई लोहे का स्तंभ है जिसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से हो? आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो कोई स्तंभ वहां पर नहीं है, क्योंकि ये स्तंभ कहां पर है मेरे भाई? दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर जहां पर कुतुब मीनार है। कभी कुतुब मीनार देखने का मौका मिलेगा तो कुतुब मीनार परिसर में जब आप जाएंगे तो कुतुब मीनार के ही बैक साइड में एक आपको लोहे का स्तंभ स्थापित मिलेगा, वो है मेहरौली पिलर एडिक्ट। तो हम दिल्ली वाले मेहरौली की बात कर रहे हैं मेरे भाई, यूपी वाले नहीं। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, मेरी क्लास छूट जाती है, कुछ समझ नहीं आता। अब क्लास क्यों छूट जाती है? आपकी क्लास छूटने में मेरा क्या योगदान है बताइए, मेरा क्या रोल है?
क्लास आपको छोड़नी ही नहीं चाहिए। शनिवार और इतवार 2 दिन आपको मिलते हैं, आपकी पेंडिंग जो क्लासेस होती हैं आप उनको फटाफट से क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए। आप नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपने साथ थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। प्रयाग पिलर एडिक्ट प्रयाग स्तंभ लेख। अब आप सोचेंगे कि सर प्रयाग स्तंभ तो अशोक का था, अब ये गुप्त काल में कैसे? भाई गुप्त काल में भी तो अपनी प्रशस्ति या अपने विजयों का वर्णन उसमें किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। तो उसका संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से। अगला लिखेंगे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अब जूनागढ़ अभिलेख तो भैया रुद्रदामन ने लिखवाया था, संस्कृत भाषा का पहला और सबसे लंबा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। काशी विश्वनाथ की धरती से सादर प्रणाम और अभिनंदन करता हूं सर, हर हर महादेव। आइए मेरे भाई, शिवनगरी से हैं आप, आपका विशेष स्वागत है मेरी क्लास में। सर मेरा बच्चा जब बीच में रोने लगता है तो मेरी भी क्लास रुक जाती है, आप अपने बच्चे को भी मेरी क्लास सुनाइए, मेरी आवाज इतनी मधुर है कि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी मेरी आवाज सुनकर। और अगर आवाज सुन के ना आए तो मेरी शक्ल दिखा देना, क्योंकि मेरी शक्ल भी इतनी फनी है कि उसको मेरी शक्ल देख के भी हंसी आ सकती है। कोई बात नहीं, काफी सारी चीजें होती हैं हमें ऑनलाइन क्लास में मैनेज करनी पड़ती हैं, या आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन ने लिखवाया था, लेकिन याद कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की बनाई हुई जो सुदर्शन झील थी उसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी। तो गुप्त काल में ये किससे संबंधित हो गया? स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट, विल्सन इंस्क्रिप्शन, विल्सन अभिलेख जिसका संबंध है कुमार गुप्त से। और एक लिखेंगे इनर केव इंस्क्रिप्शन, हिंदी में लिख सकते हैं भीतरी गुफा अभिलेख, इनर केव इंस्क्रिप्शन या भीतरी गुफा अभिलेख। सर मराठा एम्पायर कब होगा? होगा मेरे भाई, आगे होगा। इसका संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से। ये वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें जानकारी देते हैं गुप्त काल के बारे में, जो हमें गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके अलावा हमारे पास कई सारे ऐसे लिटरेरी सोर्सेज भी हैं जहां से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे प्रकार के होते हैं लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत। और अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो संस्कृत लिटरेचर या संस्कृत साहित्य का ही सबसे ज्यादा विकास गुप्त काल में हुआ है। और ज्यादातर जो साहित्य हमें मिला है गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल का, पोस्ट गुप्ता पीरियड का, रेगुलरिटी बनाने का कोई आइडिया दीजिए। रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, अगर रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है अपना एक स्ट्रिक्ट सा शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और उसी टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। और अगर आप किसी भी तरीके से अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके साथ बेवफाई कर रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको गर्त में ले जाएगा, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग ट्रैक पर हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, अपने लिए स्ट्रिक्ट हो जाइए, अपने लिए स्ट्रिक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने लिए स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। सर हु वाज चंद्रगुप्त सेकंड? मेरे भाई अभी पता चलेगा जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे, हु वाज चंद्रगुप्त सेकंड। लिटरेरी सोर्सेज में हम बात करते हैं उन पुस्तकों के बारे में जो हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देती है। और ध्यान रखेंगे कई सारे ऐसे लेखक कवि गुप्त काल में हुए हैं जिनकी कई सारी रचनाएं हैं जो हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देती है। क्या सारे के सारे लोग हिंदी पढ़ना जानते हैं? अगर हिंदी पढ़ना जानते हैं तो मैं यहाँ पर हिंदी में लिखता हूँ, अदरवाइज इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहला लिखेंगे कालिदास, और आप जानते हैं मैं डिक्टेट करता हूं, आप लिखिए। सबसे पहला महाकवि कालिदास। कालिदास को तो आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। और कालिदास की कई सारी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि गुप्त काल में ही हुए हैं कौन? कालिदास। सबसे पहली रचना और सबसे प्रसिद्ध रचना कालिदास की लिखेंगे, सबसे पहली पुस्तक का नाम अभिज्ञान शकुंतलम। सबसे पहली पुस्तक लिखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। 2 बार बोलूंगा, जल्दी से लिख लीजिएगा, कमेंट करना छोड़ दीजिए। अगर कमेंट पर ध्यान देंगे या कमेंट करने में लगे रहेंगे तो नहीं नोट कर पाएंगे, नोट कीजिए फटाफट से। सबसे पहला अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। दूसरी लिखेंगे मेघदूतम या मेघदूत, कालिदास की रचना। उसके बाद लिखेंगे रघुवंशी या रघुवंशियम। अगली रचना लिखेंगे कुमार संभवम या कुमार संभव, कुमार संभवम या कुमार संभव। अगली पुस्तक लिखेंगे विक्रम वंशी, अगली पुस्तक विक्रम वंशी। अगली लिखेंगे ऋतु संहार, अगली लिखेंगे ऋतु संहार। अगली लिखेंगे मालविका अग्निमित्रम या मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्रम। ये सारी की सारी वो पुस्तकें हैं जो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। सर इज चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य सेन? मेरे भाई एक बात तो बता यार राजीव गुप्ता, जब मैंने अभी आपको गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में पढ़ाना शुरू नहीं करा तो मैं उसके डाउट कैसे क्लियर करूं? थोड़ा सा संयम तो रखिए यार, थोड़ा सा तो धैर्य तो रखिए। अभी जो मैं आपको लिखवा रहा हूं उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आपको ये जानना है कि चंद्रगुप्त सेकंड ही विक्रमादित्य, अबे गंगाधर ही शक्तिमान है, ये तो पता होगा। बहुत सारे एपिसोड देखे हमने शक्तिमान के, और लास्ट में गीता जी को पता चलता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है ना? थोड़ी देर रुकिए तो सही, अरुण भैया ही मिस्टर इंडिया है, ये श्रीदेवी को बहुत बाद में पता चला था, फिर वो गाने लगी करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, है ना? तो थोड़ी देर सब्र तो रखिए भाई, संयम तो रखिए। इतनी जल्दी किस बात की है? ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जिसकी इंस्टाग्राम पे आवाज सुनने को मिलती है, हे प्रभु हे हरिनाम जगन्नाथन प्रेमानंद। ये क्या हुआ? ये वही आदमी है। नेक्स्ट, अगला राइटर, अगला लेखक लिखेंगे विशाख दत्त। अगला लेखक लिखेंगे विशाख दत्त। विशाख दत्त की 2 पुस्तकें लिखनी है। एक लिखेंगे विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, और दूसरी लिखेंगे देवी चंद्रगुप्तम।
देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट, अगला लिखिए वराह मिहिर। अगला लिखिए वराह मिहिर। सर रुद्रदामन और स्कंदगुप्त का रूलिंग पीरियड तो बहुत अलग है, फिर कैसे इंस्क्रिप्शन करवाया? हाँ, ऊपर पंखा भी नहीं है मेरे कि मैं फांसी का फंदा लगा के लटक जाऊं, पता है तुम्हें? अरे मेरे भाई, मेरे भोले भंडारी, मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा, देखो चलो एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको बताया प्रयाग पिलर, एक ही चीज को ना 10-10 बार बताना पड़ता है, सिंपल सी चीज को। प्रयाग पिलर, अब ये प्रयाग पिलर क्या है? ये एक ऐसा पिलर है, एक ऐसा स्तंभ है मेरे भाई, एक ऐसा खंबा है, ठीक है, जो हमें कहां से मिला? प्रयाग से मिला, ठीक है। अब इस प्रयाग पिलर पर सबसे पहले अपने लेख लिखवाने वाला शासक कौन था? सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश का सबसे महान राजा था, है ना। अब ये जो मौर्य वंश का सबसे महान राजा हुआ मेरे भाई सम्राट अशोक, इसका शासनकाल 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक रहा, यानी कि ये आज से लगभग 2250 साल पुरानी बात है, समझ गए बात? अब अशोक तो मर गया भाई, अशोक मर गया, अशोक का अंतिम संस्कार हो गया, अशोक की अस्थियों को विसर्जित कर दिया गया, अशोक की आत्मा को शांति मिले, ठीक है। लेकिन उसके कई सौ साल के बाद, अशोक के मरने के कई सौ साल के बाद, गुप्त साम्राज्य में एक और महान राजा हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के टाइम पर भी तो मेरे भाई प्रयाग स्तंभ होगा ना, अशोक प्रयाग स्तंभ अपने साथ तो लेकर कहीं नहीं गया होगा, अशोक के स्तंभ तो आज तक भी है हमारे पास। अब जब समुद्रगुप्त आया तो उसने इसी प्रयाग स्तंभ में अपने लेख लिखवाए। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन, उसने समुद्रगुप्त की जो विक्ट्रीज थी, जो विनिंग थी या जो विजय थी, उनका वर्णन कर दिया इसी पिलर में, क्योंकि पिलर में थोड़ी सी जगह बची थी भाई, अशोक ने पूरा नहीं भरवाया था, जगह बची थी, हरिशेन ने लिखवा दिया। अब समुद्रगुप्त कब की बात है? 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत बाद की बात है, ये तो लगभग 2000 साल, 1900 साल पुरानी बात है ना। अब समुद्रगुप्त भी मर गया भाई, समुद्रगुप्त का अंतिम संस्कार हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब समुद्रगुप्त भी तो अपने साथ खंबा लेकर नहीं गया होगा ना मेरे भाई, पिलर लेकर नहीं गया होगा। तो समुद्रगुप्त के और है ना लगभग 1400 साल बाद एक और मुगल बादशाह आया, अकबर का बेटा जहांगीर। तो जब अकबर का बेटा जहांगीर सिंहासन पर बैठा तो इस बात का उल्लेख इसने प्रयाग पिलर में करवाया, क्योंकि जगह और बची हुई थी, समझ गए। और अगर जहांगीर की बात करें तो शासनकाल 1605 से लेकर 1627। अब मुझे एक बात बताओ, है ना, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये प्रयाग स्तंभ 3 शासकों से संबंधित नहीं है? क्या तीनों एक दूसरे के कंटेम्पररी है, समकालीन है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये पिलर तीनों शासकों से संबंधित है। हो सकता है इसमें थोड़ी सी जगह और बची हो नीचे, हो सकता है इसमें थोड़ी सी जगह और बची हो नीचे। और जब इस बार 4 जून को लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए और जब मोदी जी इस बार 400 पार कर दें, और इस बार जब मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटें मिल जाए और तीसरी बार लगातार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए, तो हो सकता है मोदी जी अमित शाह से कहे यार एक काम करना, थोड़ी सी जगह और बची है पिलर में, जाकर जरा मेरी भी तारीफ लिख दे यार उसमें जाके, इतने बड़े बड़े लोगों ने अपनी तारीफें लिखी है उसमें, तो कुछ मेरी तारीफ भी लिखवा दीजिए। अब हो सकता है मोटा भाई है ना मोदी जी की तारीफों की पुल भी बांधे किसमें? प्रयाग पिलर में, प्रयाग स्तंभ में। तो आज से 500,000 साल के बाद भाई साहब जब भारत का इतिहास पढ़ा जाएगा तो फिर प्रयाग स्तंभ 3 लोगों से नहीं, 3 शासकों से नहीं, बल्कि 4 शासकों से संबंधित हो जाएगा। फिर हम इसमें एक नाम और ऐड कर देंगे, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। सर इसका मतलब आपने बीजेपी को वोट दिया था। भाई मैंने किसको वोट दिया था मैं आपको क्यों बताऊं? मैं कौन होता हूं बताने वाला? मैंने किसको वोट दिया, पूरी देश की जनता ने किसको वोट किया और किसको चुना, ये पता चलेगा 4 जून को। तो 4 जून तक आप संयम बनाकर रखिए। अब देखिए यहां पर भी संयम खो रहे हैं आप। अब क्लियर हुई बात? अब इसमें कोई किसी भी प्रकार का, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ गए बात? बस इतनी सी बात थी। अरे रूलर समकालीन हो या ना हो, अब जब जूनागढ़ अभिलेख को सबसे पहले लिखवाया गया तो उस समय रुद्रदामन, शतवंश का महान राजा, उसने उस अभिलेख को लिखवाया था। रुद्रदामन मर गया कई सौ साल के बाद, कई सौ साल के बाद फिर स्कंदगुप्त नाम का शासक आया, उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवा दी। अब जब उसने मरम्मत करवाई तो वो जानता था कि पहले मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई थी, तो बस उसके बाद क्या था, उसने अपने नाम का उल्लेख करवा दिया जूनागढ़ अभिलेख में। इसीलिए मैंने कहा कि गुप्त काल में जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। अब बताइए किसको क्या डाउट बचा? डाउट की गुंजाइश होती नहीं है यार हिस्ट्री में, हिस्ट्री में अगर आपको डाउट आ रहा है तो गलत आ रहा है, आना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप अब कहानी क्लियर हुई होगी। वराह मिहिर, वराह मिहिर की 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है। सबसे पहले लिखेंगे वृहत संहिता, वराह मिहिर ने लिखी सबसे पहले लिखेंगे वृहत संहिता, और दूसरी लिखेंगे पंच सिद्धांतिका। वृहत संहिता और दूसरी पंच सिद्धांतिका, जिसको लिखा वराह मिहिर ने। नेक्स्ट अगला राइटर लिखेंगे दंडिन। अगला लेखक लिखेंगे दंडिन। सर मुझे सिलेक्शन लेकर आपसे मिलना है। अरे हमें मिलना है आपसे भाई, सिलेक्शन आप लीजिए, हम आपको खुद आमंत्रित करेंगे यहां पर। कैसी बात कर दी आपने? हमें खुशी होगी, हमें खुशी होती है जब आप लोग हमसे मिलने आते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? दंडिन, दंडिन के द्वारा 2 पुस्तकें, पहली लिखेंगे काव्य दर्शन, दंडिन ने लिखी, पहली लिखेंगे काव्य दर्शन और दूसरी लिखेंगे दश कुमार चरित। काव्य दर्शन और दश कुमार चरित दंडिन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट अगला लिखेंगे भास। अगला लेखक लिखिए भास। पहली पुस्तक लिखेंगे चारू दत्ता, तनुश्री दत्ता मत लिख देना, लिखिए चारू दत्ता। पहली पुस्तक चारू दत्ता, दूसरी पुस्तक लिखेंगे उरुभंग, दूसरी पुस्तक लिखेंगे उरुभंग। 1 मिनट रुकिए जरा, अभी कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, माफ कीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, अनअवॉइडेबल थी, इसलिए मेरे को अटेंड करना पड़ा। भास की मैंने दो पुस्तकें आपको लिखवाई, एक काव्य दर्शन, और सॉरी, एक लिखवाई चारुदत्ता और दूसरी लिखेंगे उरुभंग। अगला राइटर लिखेंगे असंग। अगला राइटर लिखेंगे असंग, और ध्यान रखेंगे असंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक योगाचार। असंग के द्वारा लिखी गई योगाचार। सर वराह मिहिर, रिपीट प्लीज, वराह मिहिर की दो पुस्तकें, विरहित संहिता और पंच सिद्धांतिका। ये सारी की सारी वो पुस्तकें हैं जो या तो गुप्त काल में लिखी गई है या गुप्तोत्तर काल में लिखी गई है। जैसे गुप्तोत्तर काल में भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे लिखी बाणभट्ट। अब आप सोचेंगे कि सर बाणभट्ट तो हर्षवर्धन का राज का भी हुआ करता था, लेकिन क्योंकि गुप्त साम्राज्य के बाद की बात है तो बाणभट्ट ने भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं जहां पे गुप्त काल का उल्लेख मिलता है। सबसे पहली पुस्तक आप जानते हैं बाणभट्ट ने लिखी सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी, जो कहलाती है हर्षचरित। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित। और दूसरी पुस्तक लिखी गई कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। सम्राट हर्षवर्धन खुद एक साहित्यकार राजा था, हर्ष के नाम से ये प्रसिद्ध है साहित्यकार के रूप में। तो सम्राट हर्ष के द्वारा भी तीन पुस्तकें लिखी गई हैं। सबसे पहली पुस्तक लिखेंगे नागानंद, सम्राट हर्ष ने लिखी है नागानंद। दूसरी लिखेंगे रत्नावली और तीसरी लिखेंगे प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे अमर सिंह। अगला लिखेंगे अमर सिंह। अमर सिंह के द्वारा लिखी गई अमरकोश। अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है अमरकोश। अगला लिखिए वत्स भट्टी। अगला लिखेंगे वत्स भट्टी। वत्स भट्टी ने लिखी है रावण वध। नेक्स्ट, आर्यभट्ट लिखेंगे। आर्यभट्ट ने लिखी है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट की पुस्तकें हैं आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। अगला लिखेंगे धन्वंतरी। धन्वंतरी का नाम सुना है? भारत के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी, जिसका इलाज किसी के पास ना हो उसका इलाज कर डालता था धन्वंतरी। धन्वंतरी के द्वारा लिखी गई लिखेंगे अणु सिद्धांत। अमर सिंह ने लिखी है अमरकोश। आर्यभट्ट ने लिखी है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। वत्स भट्टी ने लिखी है रावण वध। धन्वंतरी ने लिखी है अणु सिद्धांत। अणु सिद्धांत। अगला लिखेंगे चंद्र गोमिन। अगला लिखेंगे चंद्र गोमिन। चंद्र गोमिन के द्वारा लिखी गई है लिखेंगे चंद्र व्याकरण। चंद्र गोविंद के द्वारा लिखी गई है चंद्र व्याकरण। अगला लिखेंगे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र। विश्व में बाइबल के बाद दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी मानी जाती है? पंचतंत्र मानी जाती है। अगला लिखेंगे कामंदक। कामंदक ने लिखी है नीति शास्त्र। अगला लिखेंगे वात्स्यायन। वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है कामसूत्र। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कामंदक की नीति शास्त्र, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है कामसूत्र। ये सारी की सारी वो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की पुस्तकें कहलाती हैं और जहां से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली है। नोट कर लीजिए। अगर किसी का कोई स्किप हो गया है, कोई छूट गया है, तो परेशान होने की बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है सारे ही ना लिख पाए हो, जो एक आध रह गया उसको बाद में आप वीडियो वॉच करके लिख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन सारे के सारे सोर्सेस से या स्रोतों से ही हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त नामक शासक के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे ये लोग, इसके पूर्वज पहले कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन कुषाणों से खुद को इंडिपेंडेंट करके, स्वतंत्र करके एक नए साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की। अब हम बात करते हैं अबाउट रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड। तो लिखेंगे फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज अ रूलर नेम्ड श्री गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई। सर याद करने का तरीका भी बता दो, बहुत आसान है यार, ठीक है। रोज डेली रात को डिनर करने के बाद, डिनर के बाद वॉक शेयर वगैरह सब करने के बाद सोने से पहले मम्मी के पास जाइए, मम्मी से लीजिए 4 बादाम। उन 4 बादाम को थोड़े से पानी में ओवरनाइट सो कीजिए। सुबह जब सोकर उठेंगे तो वो भीग जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। उनका छिलका उतारिए और 4 बादामों का सेवन सुबह खाली पेट कर लीजिए। इससे आपकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी, आपका दिमाग तेज हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सोना चांदी च्यवनप्राश लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं सोना दे सुरक्षित तन और चांदी दे तेज दिमाग। या तो 4 बादाम खाओ या सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ, फिर देखिए आपका दिमाग चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज चलने लगेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा बार रिपीट करेंगे, जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा बार क्वेश्चंस करेंगे, चीजों को रिपीट करेंगे, उतना ही जल्दी चीजें याद हो जाएंगी, आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे। सर बादाम रख के भूल जाए तो मुंह में पानी भरिए और उसमें 4 बादाम डाल के सो जाइए। सुबह तक अपने आप सो हो जाएंगे और जैसे ही आप खोले तो चबा डालिए। श्री गुप्त के द्वारा ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक शासनकाल रहा श्री गुप्त का। और ध्यान रखेंगे, लिखेंगे ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा। लिखेंगे इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। ही हैड
टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा, इसके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई। और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने मगध में, सर मैंने अपनी लाइफ में ऐसी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ऐसी ही पढ़नी है आपको, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। सर पॉलिटी हिस्ट्री के लिए प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक ले? देखो आपने खुद अपने मुंह से कहा प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक ले। मेरे भाई कोई भी बुक ले लीजिए मार्केट से, प्रीवियस ईयर सब में सेम होते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है। समझ गए बात? आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। सर ये उपाधि कैसे मिलता था? अब तो नहीं मिल सकता, आर्टिकल 18 में खत्म कर दी गई उपाधियां, शासक खुद उपाधियां धारण कर लिया करते थे। श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और उस मंदिर का निर्माण कराने के लिए इसने लगभग 24 गांव दान में दिए थे। इसकी जानकारी हमें प्रभावती के पुणे कॉपर एडिक्ट या पूना ताम्रलेख से मिलती है और प्रभावती ने अपने पूना ताम्रलेख में गुप्त वंश का उल्लेख किया है और श्रीगुप्त का उल्लेख आदिराज के रूप में किया है। और इसी ने बताया है, प्रभावती गुप्त ने ही बताया है कि जो गुप्त शासक हुआ करते थे वो धारण गोत्र के हुआ करते थे। और अगर धारण गोत्र की बात करें तो धारण गोत्र किस समाज में होता है? वैश्य समाज में होता है। इसलिए आज भी हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में जो वैश्य समाज के लोग हैं वो अपना नाम सरनेम, नाम के साथ जो अपना उपनाम लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? गुप्ता, गुप्त। क्योंकि प्रभावती गुप्त कह रही है कि सारे के सारे गुप्त शासक बनिए थे वैश्य समाज के लोग। समझ गए बात? श्रीगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र हुआ, हु वाज घटोत्कच। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र घटोत्कच हुआ। 280 से लेकर लगभग 319 तक शासन किया घटोत्कच ने। लिखेंगे ही आल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, इसके द्वारा भी महाराजा या महाराज की उपाधि धारण की गई थी। इसके द्वारा भी महाराज की उपाधि धारण की गई थी। कुछ अभिलेखों में घटोत्कच को भी गुप्त साम्राज्य का पहला शासक बताया गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे बट द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज, लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम को। 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन रहा चंद्रगुप्त प्रथम का, हु इज कंसीडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके पूर्वजों ने तो महाराज या महाराजा की उपाधि धारण की थी, लेकिन अपने पूर्वजों के ही विपरीत लिखेंगे ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। लिखिए इसके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। इसके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस साल ये सिंहासन पर बैठा 319 ईस्वी में, उसी साल इसके द्वारा चलवाया गया एक नया संवत जो कि कहलाता है गुप्त संवत, जो कि गुप्ता एरा या गुप्त संवत कहलाता है, जो कि कहलाता है गुप्ता एरा या गुप्त संवत। लिखेंगे ही गॉट मैरिड विद अ लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। और ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी को ही पुत्र हुआ, जो आगे चलकर अगला शासक बनेगा इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक, जो कहलाता है समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। सर संवत क्या है? कैलेंडर। नए कैलेंडर की शुरुआत हुई 319 ईस्वी से। और ध्यान रखेंगे ही वाज फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स। लिखेंगे स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला ये प्रथम गुप्त शासक था। इसी ने गुप्त काल में सबसे पहले सिक्के चलवाए थे जो कि गोल्ड कॉइन्स थे, जो कि स्वर्ण सिक्के थे। लिख लीजिए ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। सर चंद्रगुप्त प्रथम के फादर कौन थे? अरे मेरे भाई घटोत्कच का ही तो उत्तराधिकारी है ना चंद्रगुप्त प्रथम। और राजतंत्र में तो पिता के बाद बेटा ही तो शासक बनता है। सर सीडीएस कवर हो जाएगा? पहली बात तो देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि सीडीएस के लिए हिस्ट्री स्पेशल बैच लीजिए, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री स्पेशल बैच नहीं लिया है तो मेरे भाई ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं हिस्ट्री की, वो आप रीड आउट कीजिए, वो आप पढ़िए। सीडीएस के लिए वो काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो अगला लिख लीजिएगा समुद्रगुप्त शासनकाल, रूलिंग पीरियड लिख लीजिएगा 335 से लेकर 375 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया समुद्रगुप्त ने। ही इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसी को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। किसने कहा भारत का नेपोलियन? इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि ही वाज फेमस फॉर हिज आर्मी मिशंस, क्योंकि ये अपने सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आर्मी मिशन के लिए फेमस हुआ करता था। तो वहां पर हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट, यहां पर समुद्रगुप्त, इसीलिए समुद्रगुप्त की तुलना किससे कर दी गई? नेपोलियन से, इसलिए इसको कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। लेकिन समुद्रगुप्त महत्वपूर्ण शासक है। कहानी आगे जारी रहेगी, आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। कल आपसे मिलेंगे और कल गुप्त साम्राज्य के सारे शासकों को निपटाएंगे। तो चलिए